नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल नमल जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 37वीं एपिसोड है। बाब 19वां जिसका नाम है हक़ दफ़ा अज़ ख़वेश्तन, और उसका ये सेकंड पार्ट है। अब देखना ये है कि ये सेकंड पार्ट 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये तो अब पढ़कर ही पता चलेगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। डरा रहा है मुसलसल यही सवाल मुझे, डरा रहा है मुसलसल यही सवाल मुझे, गुजार देंगे यूं ही क्या ये माहो साल मुझे। सरमा की उस दोपहर कोर्ट रूम में मामूल की समाअत जारी थी। जज साहब समेत तमाम अफराद तवज्जो से कटहरे में खड़े वर्दी वाले पुलिस एहलकार को सुन रहे थे, जो प्रोसिक्यूटर के सवालों का जवाब दे रहा था। खटाखट टाइप होने की आवाज़ भी पसे मंज़र में सुनाई देती थी। और जो 30 बोर का पिस्तौल फारिस गाजी से बरामद किया गया, वो आपकी मौजूदगी में बरामद किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहते हुए गर्दन फेरकर दफ़ा की मेज़ को देखा, जहाँ जुमर कलम घुमाते हुए आरामदेह सी बैठी सुन रही थी, और साथ बैठा फारिस चुभती हुई निगाहें गवाह पे जमाए हुए था। जी, मैं उस वक्त एएसपी सरमद शाह के साथ मौजूद था, गवाह कह रहा था। सरमद शाह समेत चंद गवाहों को प्रोसिक्यूटर ने गिव अप कर दिया था। फिर क्या हुआ? मुझे मुहर्रर ने उस रात एक सर बमहर पार्सल में वो पिस्तौल दिया, जो मैंने पूरी हिफाजत और ज़िम्मेदारी से फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया। लैब के रिज़ल्ट के मुताबिक वही पिस्तौल कमरुद्दीन के कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। प्रोसिक्यूटर नीचे उतर आया और जुमर को देखकर, आप अगर जिरह करना चाहें, कहता वापस अपनी कुर्सी पे जा बैठा। जिसका गवाह होता है पहले वो सवाल करता है, फिर दूसरा वकील उस गवाह पे जिरह करता है। वो गहरी सांस लेकर उठी और संजीदगी से कटहरे के सामने नीचे आ खड़ी हुई। फारिस गाजी को किस रोज़ गिरफ्तार किया गया था? सपाट लहजे में पूछने लगे। 13 अक्टूबर की शाम, मगरिब के बाद का वक्त था। और पिस्तौल कब बरामद हुआ? उसी वक्त। और आपने उसे लैब में कब भेजा? वो लम्हे भर को चुप हुआ। अगली दोपहर। उसी दिन क्यों नहीं? वर्क एथिक्स के मुताबिक आपको वो पार्सल उसी वक्त लैब को भेजना था। आपने वो 16 घंटों बाद भेजा। क्यों, जबकि आपकी बरामदगी के वक्त लैब खुली थी? मुझे ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए मैंने उसको लॉक दराज में डाला और सोचा कि सुबह आकर। मगर जुमर नहीं सुन रही थी। वो जज साहब की तरफ मुड़ी। योर ऑनर, दफ़ा ये चाहता है कि आप प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट F यानी उस गन को डिस्कवरी में से खारिज कर दें। ये ऐसा सबूत नहीं है जो शक व शुबे से पाक हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर फ़ौरन उठा। दफ्तरी कामों में देर सवेर हो जाती है। ये गन फारिस गाजी से मिली है, इस बात के गवाह मौजूद हैं। इस बात के सिर्फ 2 गवाह थे। सरमद शाह को प्रोसिक्यूशन गिव अप कर चुकी है और इन साहब की क्रेडिबिलिटी मशकूक है। वो दोनों एक साथ तेज़ तेज़ बोलने लगे थे। जज साहब ने दोनों हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से खामोश कहा, फिर हथौड़ा ज़ोर से बजाया। वो दोनों चुप हुए। मिसेस जुमर, प्रोसिक्यूटर साहब का पॉइंट दुरुस्त है, देर सवेर हो जाती है। हम इस सबूत को डिस्कवरी से नहीं निकाल सकते। जुमर ने आंखों में तजाब उभरा। बारी बारी उसने प्रोसिक्यूटर और जज को देखा, फिर सर को खम देकर खामोशी से वापस आकर बैठी। फारिस ने कदरे ताज्जुब से उसके करीब होकर सरगोशी की। तुमने बहस क्यों नहीं की? जज उनका है। वो शदीद डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। फारिस अच्छा कहकर वापस पीछे होकर बैठा। वो अब भी पुरसकून लगता था। उसी के दम से तो कायम अभी है तारे नफ्स, उसी के दम से तो कायम अभी है तारे नफ्स, ये एक उम्मीद के रखती है पुरसवाल मुझे। मुलाकाती बूथ में कुर्सी के ऊपर फारिस आकर बैठा तो शीशे के पार बराजमान लड़की को देखकर चौंक गया। वो जुमर की तवक्को कर रहा था, मगर वो सुर्ख स्कार्फ में लिपटे चेहरे और नीचे लंबे वाइट कोट में मलबूस आबदार थी। बिल्ली जैसी सुरमई चमकती आंखों से उसे देखती वो मुस्कुराई। सलाम। फारिस ने ज़रा की ज़रा नज़र घुमाई। कमरे में जहाँ बजा ऐसे ही बूथ कतार में लगे थे, और एक दिन में 1000 से ऊपर कैदी अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करते थे। मैं अलग कमरे में भी मिल सकती थी, मगर ऐसे सवालात ज़्यादा उठते। वो सुरमई आंखें फारिस पे जमाहिर हसान से बोली थी। फारिस ने गहरी सांस ली, ज़रा सा आगे को झुका। मेरा काम करने का शुक्रिया, दबी आवाज़ में बोला। खावर को किसने गायब करवाया है, उसे अब कोई शक नहीं रहा था।
मैंने आपका काम नहीं किया। उसने मेरे हाथ से कागज़ छीना था। मैं तब भी गैर जानिबदार थी, अब भी हूँ, वो धीमी आवाज़ में कह रहा था। फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? उसका लहजा खुश्क हो गया। आबी ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। मलका ने दोनों कैदियों के सर कलम करने का हुक्म जारी किया है। वो एकदम बुरी तरह चौंक कर उसे देखने लगा, कोई सांस तक रुक गया हो। मुझे अफसोस है, मैं उनके लिए मज़ीद कुछ नहीं कर सकती, ना पुराने कैदी के लिए ना नए कैदी के लिए। मैंने कहा है कि मुझसे मुलाकात तक ना उसको मारा जाए, मगर वो चंद दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। वो उसे नहीं मारेगा, उसने सख्ती से कहा था। फारिस गाजी, वो इस हुक्म से उसकी तकमील तक बेखबर रहेगा। ये हुक्म उसकी माँ ने दिया है। खैर, मेरा काम तो बताना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। फारिस ने पलकें उठाकर ज़ख्मी आंखों से उसे देखा। उनमें शदीद गुस्सा और बरहमी थी। आई एम सॉरी, वो ज़रा नरम हुई। आप जेल में हैं, कुछ नहीं कर सकते, मगर आप मुलजिम हैं। मुत्तहम फर्जंदे नाज़नीन कानून अस्त। मुलजिम कानून की महबूब औलाद होता है। बाहर निकलिए और उसे खुद बचाइए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, सरगोशी में कहा और उठ गई। उसी पल पीछे से जुमर आती दिखाई दी और अगले ही पल वो ठटकी। सुर्ख स्कार्फ वाली लड़की फारिस के सामने बैठी थी। फारिस ने दबी जबान में कुछ कहा। मुझे कुछ दिन दो, कुछ दिन के लिए उनको टालो, जो जुमर को वहाँ से सुनाई न दिया। लड़की ने कंधे अचकाए और मुड़ गई। जुमर के अब्रू भिंचे, आंखों की पुतलियाँ सुकड़ी। वो लड़की की छोड़ी जगह पे आ बैठी। ये कौन थी? वो निगाहें झुकाए सोच में गुम था। मुठ्ठियाँ भिंच रखी थी। पेशावरी चप्पल में मकीद पैर का अंगूठा मुसलसल हिल रहा था। वो परेशान था, मुस्तरिब था, मगर जब से बैठा था। मैं पूछ रही हूँ, ये कौन थी? अब के वो दरमियानी शीशा खटखटा कर ज़्यादा दुरुस्ती से बोली थी। फारिस ने आंखें उठाई और एक सपाट अचरती नज़र उस पर डाली। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। कोई मसला है आपको? जुमर को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। जबड़े भिंचे और आंखों में नागवारी उताई। बिना कुछ कहे सीधी होकर बैठी और खुश्क अंदाज में बात करने लगी। फारिस उसी तरह बैठा रहा, सुन, परेशान, शल, बेचैन। जेल से निकलने और शादी के अगवा के बाद से अब तक उसके पास हर मसले का हल होता था। सब प्लान के मुताबिक जा रहा था। गिरफ्तारी गैर मुतवक्के थी, मगर वो उसकी तैयारी पहले कर चुका था। सिर्फ एक यकीन दहानी थी कि हाशिम सादी को नहीं मारेगा। ये यकीन दहानी बहुत मजबूत, बहुत पुख्ता थी, मगर आज वो नहीं रही थी और वो बिल्कुल शल बैठा था। कोलंबो में उस ऊंचे होटल के अंधेर तहखाने में मैरी किचन में सब्जी काट रही थी। जब गार्ड्स उसके पास आए और उसे कुछ कहा, वो हैरान सी उनको देखने लगी, फिर उनके साथ चल पड़ी। सिक्योरिटी चीफ पॉइंट से गुजरकर वो लिफ्ट में दाखिल हुए, जो होटल के किचन की पेंट्री में रखी। जब किसी को आना जाना होता तो हेड शेफ पेंट्री को खाली करा के वहाँ पहरेदारी पे खड़ा हो जाता था। पेंट्री की दीवार के अंदर नीचे जाने का रास्ता है, ये वहाँ किसी को मालूम ना था। मैरी को जब किचन से गुजार कर वो दोनों ऊपर ले जा रहे थे तो वो गर्दन मोड़ मोड़ कर इधर उधर देख रही थी। आंखों में हैरत और ताज्जुब था। उसे जहाज़ से आंखों पे पट्टी बांधकर ब्लाइंड फोल्ड करके लाया गया था और इतने माह बाद वो बलाखिर इतनी रोशनी देख रही थी। कुछ देर बाद वो उसे एक कमरे में ले आए। मैरी हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। पुरताइश तरीके से आरास्ता सुनहरी थीम में सजा कमरा ताज़ा फूलों की महक में बस था। वो स्वीट के एक हिस्से से दूसरे में चलती आई, जो सिटिंग एरिया के तौर पे इस्तेमाल होता था। वहाँ एक बड़े सोफे पे टांग जमाए मुस्कुराती हुई जवाहरात बैठी थी। ताज़ा बुटिक्स के बाइस उसकी जिल्द मक्खन की तरह मुलायम और दमक रही थी। स्याह फिगर हिकिंग टॉप और स्याह स्कर्ट में मलबूस, भूरे बाल चेहरे के एक तरफ डाले, वो बड़ी शान से बैठी थी। बैठो मैरी एंजियो। 2 उंगलियों से उसे शान से सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैरी मुतज़ब्ज़िब सी वहाँ आकर बैठी। मिसेस कारदार, मैं नहीं मैरी, मैं बोलूँगी, तुम सुनोगी। आज यहाँ तुम बोलने के लिए नहीं लाई गई। मैरी ने ज़बान दांतों तले दबा ली। मैं माजी को नहीं करो दूँगी, मगर तुम्हारे बारे में मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। हम दोनों जानते हैं कि तुम क्या कुछ जानती थी, मगर तुमने हाशिम के सामने वो बातें नहीं दोहराई। मेरा नहीं ख्याल ये तुमने शादी के ग्रैंड प्लान में मदद देने के लिए किया है। तुमने ये मेरे लिए किया है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस चाहिए। मैं मैरी एंजियो
सीने पे एक उंगली से दस्तक दी। मुस्कुराती आंखें उस पे जमी थी। मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मकाम वापस दिलाऊंगी। तुम कसरे कारदार वापस आओगे और मेरे स्टाफ की मलका तुम ही होगी। तुम हमेशा से ये चाहती थी कि मैं तुम पे भरोसा करूं। आज मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। मुझे तुम्हारी वफादारी का यकीन आ गया है। औरंगज़ेब तुम्हारे बारे में ठीक कहता था। मेरी बस यकटी गुंग सी उसे देखे गई। वो दोनों भागने का प्लान कर रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम उनका हर प्लान मुझे बताओगी। तुम मेरी उनको भागने नहीं दोगी, सिर्फ चंद दिन तक। फिर तुम कसरे कारदार वापस आ जाओगी। चाहो तो अभी ले जाऊं तुम्हें, मगर जवाहरात कारदार का भरोसा भीख में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। तो तुम उसे कमाओ, सादी की दोस्ती को भूल जाओ, अपने हिफ्ज़े ज़ात के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। और हाथ को बेनियाजी से लहराकर उसे उठने का इशारा किया। मुस्कुराती नज़रें अब भी उस पर जमी थी। मेरी मरे मरे कदमों से उठी और वापस जाने को मुड़ी। तुम्हें बताया गया था कि ये इंडिया है ना? उसके अल्फाज पे मैरी चौंक कर मुड़ी। मगर ये श्रीलंका है, देख लो। हाशिम को तुम पे एतबार ना था, जानता था तुम सादी को सच बता दोगी, मगर मुझे अब तुम पे भरोसा है। मैरी एंजियो बिल्कुल लाजवाब हो गई थी। वापसी का सफ़र उसने शल दिमाग के साथ किया था। हालत मेरी न मुझसे मालूम कीजिए, हालत मेरी न मुझसे मालूम कीजिए। मुद्दत हुई है, मुझसे मेरा वास्ता नहीं। क्लब में मदम बत्तियाँ जली थी, मौसीकी भी मदम थी। बाहर काउंटर पे दोनों कोहनियाँ रखकर ऊंचे स्टूल पे बैठी शहरीन भरे हुए ग्लास के मुंह पे उंगली फेर रही थी। निगाहें बाहर टेंडर के अकम में खड़े रैक पे जमाए वो किसी सोच में गुम थी। जब दूसरी सिम से नौशेरवा आता दिखाई दिया, वो अखड़े तने तासरात चेहरे पे सजाए जैकेट उतारकर मुलाजिम को देता रुक कर इधर उधर देखने लगा। शाहरुख को देखकर अबरू भिंचे, फिर उसके करीब स्टूल पे बैठा उसके आगे झुककर चुटकी बजाई। वो चौंक कर उसकी जानिब घूमी। आज उसका लिबास स्याह था और मेकअप तकरीबन नदारुद आंखों तले हल्के छुपाने के बावजूद दिखाई दे रहे थे। शेरू को देखकर थके थके अंदाज में सुनहरी बालों में उंगलियां फेरकर उनको पीछे झटका। तुम किधर? परेशान लग रही हैं। वजह? तुम्हारे भाई के होते हुए क्या वजह हो सकती है? बोझल आंखों और थकी आवाज़ में कहती ग्लास को 2 घूंट में खाली करके काउंटर पे परें धकेल दिया। मेरी बेटी मुझसे ले ली, कंपनी में मुझे शेयर्स नहीं दिए। ये मत कहना कि इस बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हूँ। ऊपर से सोनी कह रही थी तुम्हारी मम्मी ने उसे कहा है कि हाशिम जल्द दूसरी शादी करने वाला है। सबके पास अपनी अपनी ज़िंदगी है, एक मैं ही कसरे कारदार के गिर्द भंवरे की तरह मंडलाती रहती हूँ। उसने दोनों हाथों से कनपटियाँ सुलाई। और क्या कसूर था मेरा? सिर्फ यहीं के सादी से ज़रा सी दोस्ती थी मेरी। क्या मैं पूछती हूँ हाशिम से कि उसकी किस किस से दोस्ती है? महीनों बाद नौशेरवा सादी के जिक्र पर बेजार नहीं हुआ, बल्कि आंखों में अजीब चुभन सी दर आई। कितना अच्छा होता अगर ये सादी लोग हमारी जिंदगियों में ना आए होते शहरी। वो नफरत की आंच लिए बोला था। बिल्कुल, उसने गोया कराह कर कहा था। वो उससे ज़्यादा मुत्फिक नहीं हो सकती थी। वो ख़ानदान खुद को बहुत पारसा समझता है, जैसे वो अच्छे और हम बुरे हैं। हर वक्त वो दोनों बहन भाई अपने गरूर में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। क्या इन बातों पे गुनाह नहीं होता? क्या सारे गुनाह अमीरों के होते हैं? ये मिडिल क्लास लड़के लड़कियाँ ये अपने एतमाद की आड़ में किसी को कितना हर्ट कर जाएं, उनको सब माफ़ है। क्या हाशिम ने सादी को वैसे मारा जैसे उस दिन मुझे मारा? उसके साथ वो सलूक किया? नहीं ना, उसकी अहमियत ज़्यादा है, मेरी नहीं है। शायरी के गम मुख्तलिफ थे। कभी कभी दिल चाहता है शायरी कि उनकी अनेक्सी को आग लगा दो, सादी समेत उन सबको मार दो, एक ही दफ़ा ये सारा ख़ानदान मिट जाए। वो मुंतकिम मिजाजी से कह रहा था। आखिर हम कातिल ही हैं ना, तो हम कातिल ही अच्छे। बस ये लोग हमारी जान छोड़ दें, हमसे दूर चले जाएं। ये लोग किसी आसेब की तरह हैं, जब तक हमारे इर्द गिर्द रहेंगे हमें बुरी खबरें ही मिलती रहेंगी। मेरा बाप मुझसे नाराज़ हालत में मरा, सिर्फ इन्हीं की वजह से। मेरे बाप की मौत की वजह भी यही लोग हैं। वह शदीद कर्ब से धीरे धीरे कहता जा रहा था। आंखों में तपिश थी और दिल जल रहा था। शायरी ने नाक सुकेड़ कर शाने झुकाए। वाट एवर, उनके मरने से मेरे मसले तो नहीं हल होंगे ना। यहाँ पे शायरी को इख्तलाफ था।
शेरू ने सर झटका और बारटेंडर को करीब आने का इशारा किया। हालांकि अब उसका दिल किसी चीज़ के लिए नहीं चाह रहा था। बाप के जिक्र ने एकदम सब कुछ जला दिया था। कोलंबो के उस सर्द और खामोश तहखाने में मैरी एंजियो खामोशी से किचन में बैठी चाय पी रही थी। उसकी नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थी। उसके सामने शादी के कमरे का दरवाज़ा मुकफिल नज़र आ रहा था। दरवाजे के पार वो सीने पे बाजू लपेटे खड़ा तनदही से खावर को देख रहा था। मुझे ये सब सीख कर क्या मिलेगा? वो बेजार हुआ। खावर छोटे छोटे कदम उठाता शादी के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सपाट और आंखें संजीदा थी। ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। तुम मेरी लाइफ लाइन हो, मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता। उसने शादी के दोनों हाथ पकड़े और उसको ज़रा इधर उधर खींचकर दुरुस्त खड़ा किया। खामोशी को सुनने की आदत डालो। खामोशी को देखो, महसूस करो। मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ घुमाते हुए कह रहा था और शादी अलर्ट सा उसको देख रहा था। इसको रोको। उसने एकदम अपना हाथ तलवार की तरह शादी के बाजू पे मारना चाहा तो शादी ने तेज़ी से अपनी कलाई जवाबी तलवार की तरह उसकी कलाई से टकराई। हाथ को दुरुस्त रखो, ऐसे। वो अब उसको कलाई से पकड़े बोलते हुए सिखा रहा था। दफतन शादी ने उसके कंधे से ऊपर दीवार पे कुछ देखा। क्या ये निशान तुमने लगाया है? कैसा निशान? खावर ने चेहरा मोड़कर देखा। वहाँ कोई निशान नहीं था। उसने चेहरा जैसे ही वापस फेरा, शादी का जोरदार मुक्का उसके मुंह पे पड़ा। लम्हे भर को उसका दिमाग घूम गया। शादी ने मुट्ठी को चेहरे के करीब ले जाकर उसमें फूंक मारी। वाह, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चलो ट्रेनिंग जारी रखते हैं। खिलाफ तवक्को खावर बुरा माने बगैर सर झटक कर वापस सामने आ खड़ा हुआ। बाहर बैठी मैरी अनूस किसी गहरी अंधी सोच में गुम थी। उनसे दूर सरमा की उस सर्द रात में जेल का वो तारीख बैरक खामोश पड़ा था। फारिस मुसलसल दाएं से बाएं टहलता शदीद इज़्तिराब की हालत में लगता था। आतिश दीवार से लगा अकड़ो बैठा, मुंह में कुछ चबाता उसे सब्र से देखता रहा। एक नसीहत की थी तुम्हें, दुश्मन पे तरस ना खाना। तुमने वही किया। अगर ना किया होता तो आज जेल में ना होते। उसका इशारा एएसपी की तरफ था। उस पे नहीं, उसके बच्चे पे तरस आया था मुझे। और ज़्यादा दिमाग ना ख़राब करो मेरा। सलाखों तक रुका, दोनों हाथों से उनको पकड़कर ज़ोर से झटका दिया। चेहरे पे बेबसी और आंखों में गुस्सा था। ऐसे नहीं टूटेगी ये। जब तुम पहली दफ़ा जेल में आए थे तब भी ऐसे ही किया करते थे। बड़े अरसे बाद पुराना गाजी नज़र आया है। परेशान हूँ मैं। वो वहाँ खड़ा बेबसी भरी बरहमी से बाहर देख रहा था। पीछे ज़मीन पे बैठा आतिश मुस्कुराया। तुम परेशान नहीं हो, तुम खौफज़दा हो। हाँ, मैं खौफज़दा हूँ। वो मेरी बहन का बेटा है, वो बच्चा है, कम उम्र है, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पहली दफ़ा लगा है कि वो उसे मार देंगे। फिर वो तहिया करके उसकी तरफ घूमा। मुझे यहाँ से निकालो, अपने आदमियों से कहो मुझे बाहर ले जाएं, मैं उसे वहाँ से निकाल लाऊंगा। आतिश ने अफसोस से सर को नफ़ी में हिलाया। बहुत अरसे बाद पुराना गाजी नज़र आया है। क्या सिखाया था तुम्हें? जेल में 4 साल वो तुम्हारे हाथ कैद कर सकते हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं। बाहर निकल कर क्या करोगे? ख़ानदान के एक लड़के को बचाने जाओगे और बाकी औरतों को पीछे तन्हा छोड़ जाओगे। पुलिस क्या करेगी तुम्हारे घर वालों के साथ? हम दोनों को इल्म है गाजी। हाथों से मत सोचो, दिमाग से सोचो। फारिस बाएं हाथ से कनपट्टी मसलता सर झुकाए खड़ा रहा। कितनी ही देर? कहते हो तो तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ, लेकिन ये अक्लमंदी नहीं होगी। दिमाग से सोचो, तुम इस वक्त उसके लिए क्या कर सकते हो? फारिस सलाखों से माथा टेके आंखें मूंदे खड़ा रहा। फिर उसके तने असाब ढीले पड़े। उसने चेहरा उठाया। सुनहरी आंखों में सोच थी, ठंडी गहरी सोच। शौकत कहाँ होता है आजकल? उसने बदली हुई ठहरी हुई आवाज़ में आतिश से उसके पुराने साथी का पूछा। जहाँ भी है, तुम्हारा काम कल ही कर देगा। बोल, क्या काम है? वो दिल से खुश हुआ था। उसे पुराना गाजी नहीं पसंद था, उसे ये वाला गाजी पसंद था। सरमा के धुंधलकों में अनैक्सी डूबी खड़ी थी। हनीन ख्वाबदीदा चेहरे के साथ किचन की गोल मेज़ पे बैठी नाश्ता कर रही थी। वो अब भी फजर के लिए नहीं उठती थी, अलार्म भी नहीं लगाती थी। अलार्म के बावजूद ना उठी तो डर लगता था, मगर बाकी की 4 नमाज़ें पढ़ने लगी थी। टीचर ने कहा था कि जिस वक्त भी उठो फजर पढ़ लो। वो 7:30 बजे फजर पढ़ लेती थी, कज़ा और रोशन, मगर गिल्ट कम था।
नाश्ता करते हुए उसने सर उठाकर इधर उधर एक सरसरी नज़र दौड़ाई। जुमर स्याह कोर्ट में एक फ़ाइल पढ़ती चाय पी रही थी, बिल्कुल मुनहमिक सी। सामा स्कूल यूनिफॉर्म में नाश्ता जल्दी जल्दी कर रहा था। नुदरत भी तेज़ी से काम समेटती रेस्टोरेंट जाने की तैयारी में थी। एक मैं हूँ, निकम्मी और नाकाम। उसका डिप्रेशन बढ़ने लगा, सुस्त रवि से लुक में जहर मार करने लगी। तभी बेल हुई। नुदरत बाहर को लपकी। हनीन को सदाकत की आवाज़ सुनाई दी थी। उसे गांव से आज सुबह वापस आना था। वो सर झुकाए खाती रही। तभी उसामा उसके करीब खिसका। भाभी आ नहीं रही। भाभी आ गई है। हना ने चौंक कर सर उठाया। दूर सामने दाखिली दरवाजे पे नुदरत मुस्कुराकर सदाकत और उसके साथ एक लड़की को खुशामदीद कह रही थी। सदाकत की उम्र की, यानी हनीन से छोटी, सावली, दुबली पतली, बालों की कसकर चोटी किए, मगर थोड़ा सा सुनहरी जेवर पहने। वो गांव की मिजारन जैसी लगती थी, मगर साफ सुथरी और अच्छी थी। हना, सदाकत की बीवी का क्या नाम होगा? अमानत। सैम फिर से उसके कान में घुसा। और उनके बच्चों का खयानत, खबासत। दोनों बहन भाई हाथ पे हाथ मारकर हंसे। जुमर ने निगाह उठाकर उनको देखा तो उनकी मुस्कुराहट फौरन सिमट गई। उसका नाम अमानत नहीं था, हसीना था। सैम ने तो खैर बामुश्किल हंसी का गला घोंटा, मगर हनीन खांसी के बहाने थोड़ा बहुत हंस गई। खैर, सब ने उठकर हसीना बीबी को खुशामदीद कहा। नुदरत ने जाने से पहले उसे किचन दिखाया, काम समझाया। अब आ गई है तो क्या नखरा उठाने, पहले दिन से काम पे लगेगी तो आगे आदत होगी। और फिर यके बाद दिगरे सब घर से रुखसत हो गए। सदाकत नीचे बड़े अब्बा के कमरे में चला गया और हनीन साए साए करते खामोश घर में इधर उधर टहलती, पल आखिर ऊपर अपने कमरे में आ गए। एक सुस्त नज़र दरो दीवार पे डाली। ये कमरा इतना बिखरा बिखरा क्यों लगता था, जैसे चीज़ों का रश लगा है। मगर कहाँ से सफाई शुरू करे और कौन करे? कुछ देर बोर होती रही, फिर नीचे आई तो हसीना दुपट्टा कसे किचन साफ कर रही थी। लम्हे भर को हना सीढ़ियों के इख्तिताम पे ठहर सी गई। किचन काउंटर अभी साफ नहीं किया था उसने। मैले बर्तन इकट्ठे करके सिंक में रखे थे और फर्श का झाड़ू लगाया था, मगर वो किचन जिसको वो उस एक हफ्ते में रगड़ रगड़ कर थक गई, वो किचन यकदम चमकने लगा था, साफ सुथरा, निखरा निखरा। वो उलझी हुई सी ओपन किचन के दहाने पे आ रुकी। ये तुमने कैसे साफ किया? तो जबजुब से बोली थी। डस्टबिन का नया शॉपर लगाती हसीना मुड़ी और मुस्कुराकर उसे देखा। बाजी, अल्लाह जहन्नुम रसीद करे मेरी फुफ्फी को, बड़ी ही कोई फितना औरत थी वो। ऐसे नहीं कहते फौतुमों को, वो डपट कर बोली। जी बाजी, मगर वो पूरी फौत नहीं हुई। बदरू अब भी पूरे गांव में मंडलाती है। मगर एक बात वो हमेशा कहती थी कि शानो शानो मुझे प्यार से बुलाते हैं। वो कहती थी, शानो, जब तक किसी कमरे के चारों कोनों से रगड़ रगड़ कर गंद या चीज़ें ना निकाली जाएं, तब तक कमरे की लाख सफाई कर लो, सफाई नहीं लगेगी। फर्श के कोने साफ किए मैंने और इस शेल्फ काउंटर टॉप के पिन में बोले जाने वाला लफ्ज़ के कोनों में रखी सारी चीज़ें उठा ली। बाजी, जब कोने खाली हो जाए तो सफाई होती है। कोनों को हमेशा खाली रखना चाहिए। अब देखिए ना बाजी, हैं हम गांव के लोग, मगर ये बातें सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, वरना आजकल के मोए कंप्यूटर तो ये बातें नहीं सिखा सकते। एक सवाल क्या पूछ लिया, ताज़ा ताज़ा इस्लामाबाद आई मुटियारन को ऐसा अपना एहसास कमतरी छुपाने और रोब डालने का मौका मिल गया। आम हालात में हनीन बहुत कुछ कहती, मसलन ये सदाकत गांव में जाकर सबको बताता है कि मालकिन की बेटी सारा वक्त कंप्यूटर पे बैठी रहती है, मगर उस हसीना ने ऐसी बात कह दी थी जो हना के दिल को एकदम झंझोड़ कर रख गई थी। गलत, बिल्कुल गलत, वो किसी ख्वाब की सी कैफियत में बोली थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि कंप्यूटर्स इंसान को क्या कुछ सिखा सकते हैं। ये कहते हुए वो फ़ौरन वापस ऊपर को भागी, मगर रुकी। सुनो, ज़्यादा बातें ना बनाया करो, हमारे घर में ज़्यादा बोलने वालों को पसंद नहीं किया जाता। और ध्यान से काम करो। रोब से डपट कर तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ती गई। हसीना बुड़बुड़ाते हुए झाड़ू देने लगी। अपने और नुदरत के कमरे में आकर हना फर्श पे बैठी और बेड पे लैपटॉप रख लिया। गूगल साहिब अपना खाली चौखटा लिए मुस्कुराकर उसको देख रहे थे। सदाकत की शादी के दिनों में जब उसे घर साफ करते वक्त अपनी गलतियां समझ नहीं आती थी तो सोचा अम्मी से पूछे, मगर अम्मी डांटेंगी कि जब पहले कहती थी तब क्यों नहीं सुना।
कभी सोचा बड़े अब्बा को फ़ोन करे? फिर तो उनकी इखलाकी फतह हो जाएगी कि पोती निकम्मी है। कभी ख्याल आया जुमर, मगर यहाँ अना आड़े आ गई। सैम से पूछना अपनी बेइज्जती करवाने के मुतरादिफ था। सिर्फ सादी था जो सबकी सुनता, सबकी मदद करता था, मगर सादी नहीं था। लेकिन गूगल भी तो था, उसका पुराना दोस्त। उसने पूछा कीबोर्ड पे उंगलियां चलाते हुए, कैसे रखा जाए अपने कमरों को साफ और ऑर्गेनाइज्ड। लम्हे भर में जवाबात निगाहों के सामने चमकने लगे थे, और ये पहली दफ़ा था जब हनीन जुल्फ़कार यूसुफ खान ने वो दुनिया दरियाफ्त की थी जो घर से बाहर नहीं थी, बल्कि वो जो घर के अंदर थी। साफ लड़की वो होती है जो गंद अलमारियों में ना फेंके, बल्कि डस्टबिन में फेंके। गूगल उसे समझा रहा था, अपनी अलमारियों से शुरू करो। सारा सामान, और सारे से मुराद है सारे का सारा सामान बाहर निकालो। 3 डब्बे बनाओ, एक रद्दी का, एक खैरात का, और एक वो जो तुम्हारा है। वो शायद घंटा भर बिल्कुल सुन सी यकटिक पड़ती रही। फिर उसने आस्तीन ऊपर चढ़ाए, दुपट्टा कसा, बाल बांधे, एक अज़म से अपने कमरे को देखा, आंखों में चमक लिए। वो ऊंचा सा बोली थी, मैं इस मुल्क की सबसे ऑर्गेनाइज्ड लड़की बनने जा रही हूँ। शुक्र है सैम नहीं था, वरना इतना हंसता कि बस। हनीन हमेशा समझती थी कि सुगर लड़कियाँ वो होती हैं जो छोटी से छोटी चीज़ भी संभाल कर रखती हैं। गलत, वो कंजूस और गंदी लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि संभालने के लिए रखी चीज़ों में से अक्सर गंद होती हैं। उसने अलमारियाँ खाली की, दराज उल्टे, शेल्फ का सामान भी फर्श पे ढेर किया। चीज़ें चीज़ें चीज़ें। हम बताते खुद कितनी गंदी मैली कौम है। रद्दी से अलमारियों को भरकर कहते हैं, मगर हम मज़ीद नहीं। गूगल ने कहा था, हर वो चीज़ जो तुमने पिछले 2 साल से इस्तेमाल नहीं की वो फेंको, काबिले इस्तेमाल चीज़ खैरात कर दो, और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ वापस रखो। उसने भी 3 ढेर लगाने शुरू किए, मेकअप का, एक्सपायर्ड पुराना सामान, पुरानी चूड़ियाँ, पुराने कपड़े, कागज़, कापियाँ, किताबें, जूते, सूखे हुए कलम, खाली डब्बे। उफ, इतना गंद। जब उसके तीनों ढेर मुकम्मल हुए और वो उठी तो कमर दुख रही थी, मगर हसीना को आवाज़ न दी। अना खुद ही कूड़े वाले बड़े स्याह शॉपरों में सब डाला और बाहर रखा है। किचन से अखबारें उठाई और अपनी अलमारियों में बिछाई, शेल्फ साफ किए, चीज़ें दुरुस्त करके जोड़ के रखी। दराज साफ और हल्के हो गए। जब सारी अलमारियां और दराज अंदर से साफ हो चुके तो वो जालों वाला डंडा लाई, हर कोने से जाले साफ किए। गूगल कहता था, फूल झाड़ू से दीवारों पे भी झाड़ू लगाओ। जो हुक्म वो भी किया। फिर गीली अखबार से शीशा साफ किया, गीले कपड़े से डस्टिंग की, झाड़ू लगाया। सोफे और पलंग धकेल धकेल कर और बिलखसूस कोनों से झाड़ू लगाया। रग को वैक्यूम किया, फर्श पे मोप लगाया। मोप धोने की हिम्मत नहीं थी और वो ऐसे ही किचन में हसीना को दे आई। अब टूटती कमर के साथ वापस आकर कमरा देखा तो तमानियत का एहसास हुआ, मगर हाँ, बेडशीट रह गई। जल्दी से उसे तब्दील किया। उफ, सब इतना निखर गया था, साफ चमकता हुआ। गर्दन उठाई तो दिल धक से रह गया। पंखे पे जा रहे थे। ओह नो, वो कमर पे हाथ रखकर कराही थी। अब अगर ऊपर जालों वाला झाड़ू मारा तो सारे कमरे की सफाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या करे? दौड़कर गूगल से पूछा। जवाब पाकर सुख का सांस लिया। कमरे के वस्त में मेज़ खींच कर रखी, ऊपर स्टूल रखा और पुराना तकिए का कवर लिए ऊपर चढ़ी। एक एक पे बारी बारी कवर चढ़ाया और रगड़ कर जाले उसके अंदर उतार लिए। पंखा गुजारे लायक साफ हो गया। जाले नीचे भी नहीं गिरे। अब जब नीचे खड़े हुए हनीन ने गर्दन घुमा घुमा कर अपने कमरे को देखा तो दिल में सुकून सा भर गया। एक तशफ़ी का एहसास था कि ये कमरा अंदर तक, अलमारी के दराजों और नहा खानों तक साफ सुथरा है। सफाई का एहसास, तमानियत अनमोल होती है। इस सारे में उसकी हालत शदीद दगरगो हो चुकी थी, मगर वो खुश थी, बेहद खुश। साफ इस्त्रीशुदा कपड़े निकाले, नहा धोकर बाल ब्रश करके परफ्यूम लगा के नमाज पढ़ी, नीचे जाकर खाना खाया और फिर कमरे में आकर कंबल तान कर सो गई। बड़ी कोई मीठी नींद थी जो उस वक्त उसे आई थी। हनीन की आंख बातों की आवाज़ से खुली थी। बामुश्किल उसने आंखें खोली और कंबल हटाकर देखा। मगरिब हो चुकी थी और कमरे की बत्तियां जली थी। वहाँ उसामा और नुदरत खड़े जुमर से बात कर रहे थे, जो कोट और पर्स उठाए चौखट में खड़ी सताइशी अंदाज में कह रही थी,
वाकई भाभी, उसने आज बहुत काम किया है। आपका कमरा तो चमक रहा है। हनीन ने पलकें झपकी, कूहनी के बल उठी। कमर अभी तक अकड़ी हुई थी। पंखा, लाइट्स, हर शय साफ की है, अलमारियां तक जोड़ी हैं। नुदरत की आवाज़ में सताइश थी। हना ख्वाबदीदा आंखों और लबों पे मासूम मुस्कुराहट के साथ उठ बैठी। दिल बलियों उछलने लगा था। उधर उसामा कह रहा था, वाह अम्मी, ये सदाकत भाई की बीवी तो बहुत अच्छा काम करती है। हनीन का मुंह खुल गया। वो एकदम बिल्कुल शल हो गई। जुमर ने उसे उठते देख लिया था, तभी पुकारा, हनीन, तुमने अपनी निगरानी में उसे सफाई करवाई थी ना? वैसे सदाकत से कहीं ज़्यादा सलीका शार है ये लड़की। आई एम इम्प्रेस्ड। हनीन के ऊपर से गोया ट्रक गुजर गया था। वो सब अब बार बार हसीना की तारीफ कर रहे थे। ढेरों आंसू हना के हलक में जमा हुए। आंखें डुबडुबा गई। वो एकदम से रुख मोड़कर कंबल तान कर वापस लेट गई। अगर इस वक्त वो दफ़ा में एक लफ्ज़ भी कहती तो उसे पता था वो रोने लग जाती। सो कंबल के अंदर खुद को छुपा लिया। उस चमकीली मगर ठंडी दोपहर, आबदार अबीद अपनी रिहाइशगाह के गेट से कार निकाल रही थी जब ठटक कर रुकी। एक शख्स वहाँ मुंतजिर सा खड़ा था। उसने हाथ में एक डब्बा पकड़ रखा था जिसे लहराते हुए वो कार तक आया। आप भी रुकी मगर शीशा नहीं खोला। उसने करीब आकर डब्बा दिखाया। ऊपर फारिस गाजी का नाम लिखा था। आबदार ने तेज़ी से बेल्ट खोली और बाहर निकली। गेट पे मामूर गार्ड्स उस तरफ आने लगे मगर उसने हाथ उठाकर उनको पलट जाने का इशारा किया और ख़ुद उस शख्स की तरफ मुड़ी। ये फारिस गाजी ने आपके लिए भेजा है। उसने डब्बा बढ़ाया। आबी ने तीखी नज़रों से उसे देखते डब्बा थामा। वो फ़ौरन पलटकर अपने मोटरसाइकिल की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो वहाँ से दूर एक हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में कार रोक के अंदर बैठी थी और डब्बा खुला पड़ा था। अंदर एक लकड़ी का छोटा सा पेन केस था और ऊपर एक चिट रखी थी जिस पे एक नंबर दर्ज था। वो सोचती रही। पर आखिर उसने मोबाइल निकाला और वो नंबर डायल किया। पहली घंटी पे कॉल मिल गई थी। भारी मगर धीमी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी, मेरा पार्सल मिल गया। आबदार के तने असाब ढीले पड़ गए। क्या आपकी जेल में 5 किलोमीटर तक मोबाइल जैम्बर्स नहीं लगे होते? हमें जैम्बर्स को धोखा देने के 100 तरीके आते हैं। कैसी हैं आप? कंफ्यूज्ड हूँ। इस पेन का क्या करूँ? उसने लकड़ी का केस खोला। अंदर प्लास्टिक में लिपटा सुनहरी कलम रखा था। वो बॉल पेन था जिसको पीछे से दबाने पे निब बाहर निकलती थी। इसे मत छुए, वो जल्दी से बोला था। इसमें सायानाइड है, जहर। आबदार ने जल्दी से केस बंद किया। खूबसूरत पेशानी पे लकीरें उभरी। मैं इसका क्या करूं? ये उसे देना है, वो धीमा सा बोला। वो इसका क्या करेगा? दफ़ा अज खुयश्तन, दफ़ाए ज़ात। आप तो फ़ारसी भी बोलते हैं। मगर फिर वो बरहम हुई। मैं अपने बाप को धोखा दूं, हाशिम से दगा करूं, बैनुल अक़वामी कवानीन तोड़ दूं और सिक्योरिटी को बाईपास करके ये कलम उस तक पहुंचाऊं? ये करने का हुक्म दे रहे हैं आप मुझे? मैं सिर्फ दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो नरमी से बोला था। अपनी बैरक में दीवार से लगा खड़ा वो आस्तीन मोड़े फ़ोन कान से लगाए कह रहा था। उसके चेहरे पे वो बरहमी, वो गुस्सा, वो बेबसी सब मफकूद था। वो बिल्कुल पुरसकून था। आबदार के तने नकुश फिर से ढीले पड़े। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। और मैं ये क्यों करूँगी? बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करूँगा। मसलन क्या? वो शरारत से निचला लब दबाकर बोली। जो आप कहें। वो भी मुस्कुराया था। आप मेरे साथ चाय पियेंगे? कहकर उसने बेख्तियार दांतों तले ज़बान दबाई और खफ़त से आंखें मींची। बैरक में खड़े फारिस के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। चाय? 2 दफ़ा इनकार किया आपने चाय के लिए। एक तब जब आप पहली दफ़ा इधर आए और एक तब जब हम SHO साहब के कमरे में मिले थे। वो हल्का सा हंसा। सर झुकाए नफ़ी में गर्दन झटकी और जूते से ज़मीन को मसलते बोला। मैं शादीशुदा आदमी हूँ आबदार बीबी। फिर तो आपको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। वो तुरंत बोली। ओके, मैं आपके साथ चाय पीऊँगा अगर मैं बाहर आया तो, मगर आप ये उसको दे देंगी? फारिस ने नरमी से याद कराया। लेकिन जब मैं उससे मिल लूँगी तो फंसी को दिया वक्त ख़त्म हो जाएगा और वो उसको मार देगा। जो मैं कह रहा हूँ आप वहीं करेंगी। उसकी आवाज़ संजीदा और बेलचक थी। आबी ने मुस्कुराकर शाने अचकाए। आपको अच्छा लगता है ये करना? क्या करना? जेल में बैठकर खुद मकीद होकर भी हम सबको कंट्रोल करना। मैंने तो कुछ नहीं किया, शराफत से कैद के दिन काट रहा हूँ।
वो सादगी से बोला। लबों पे मुस्कुराहट फिर से दर आई थी। आप भी मुस्कुरा दी। मैं इस जेल सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मैं वो जगह देखना चाहती थी। दोबारा कभी मैं उधर नहीं जाना चाहती थी, मगर आपके लिए मैं ये कर लूँगी। वो फ़ोन बंद करने लगी जब उसने पुकारा, आबदार। वो ठहरी। थैंक यू, वो ठहरे हुए लहजे में बोला था। आबदार अबीद को नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुरा रही थी, मगर वो मुस्कुरा रही थी। एकदम से सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगी थी। दोपहर की नरम सुनहरी किरणें कसरे कारदार की ऊंची खिड़कियों से छन छन कर अंदर गिर रही थी। लाउंज में किनारे पे खिड़की के आगे शाहाना कुर्सी पे बैठी जवाहरात कोरोफर से नाक से मक्खी उड़ाकर बोली थी, और भी कुछ कह रहे थे तुम? आपका इस हफ्ते एक फ़ोटो ओप्स करना है जल्जला मुतासरीन के साथ। वो साथ वाली कुर्सी पे बैठा अपने सेल फोन पे कुछ चेक करते हुए कह रहा था। अहमर, क्या ये बहुत मसनूई नहीं लगेगा? मिसिस कारदार, सबको मालूम है कि फ़ोटो ओप्स झूठ और बकवास होते हैं, लेकिन इस झूठ को पेश करने के लिए महारत होनी चाहिए। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है उसका फ़ोटो ओप उतना हिट जाता है। इसीलिए आपने मुझे हायर किया है ना, सो मुझे अपना काम करने दें। वो तहम्मुल से कह रहा था। जवाहरात ने जवाबन हाथ बढ़ाकर उसका शाना थपका। जो तुम कहो। लाउंज के इंडोर प्लांट को पानी देती फियोना ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर वो मंजर देखा और फिर नाखुशी से नाक सुकेड़ती वापस काम करने लगी। वो जवाहरात का अब सिर्फ PRO नहीं था, ना ही वो सिर्फ उसका इमेज कंसल्टेंट रहा था, वो उसका बॉडी मैन बनता जा रहा था। बाहर लॉन में कार रुकी, दरवाजे खुले और हाशिम कारदार कोट का बटन बंद करता बाहर आता दिखाई दिया। वो आंखें सामने ऊंचे कचर पे जमाए, चेहरे पे सख्ती और बरहमी तारी किए साथ निकलते रईस से बात कर रहा था। ये मैं जानता हूँ कि वो बेटे की ज़मानत के लिए वाकई कोर्ट गया था। मज़ीद क्या मालूम हो सका है? सर, फातमी ने पिछले 3 माह में 4 दफ़ा हमारे जानने वाले एक कोरियर के ज़रिए करेंसी बाहर लॉन्डर करवाई है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने असाथ से बाहर मुंतकिल कर रहा है। वो अपनी बेटी के नाम पे एक घर भी बार्सिलोना में किस्तों में ख़रीद रहा है। अच्छा, वो पथरीले तासुरात के साथ सुनता बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। रईस उससे एक कदम पीछे था। क्या उससे बात करेंगे आप? तुम्हारी जगह खावर होता तो ये कभी ना पूछता, वो कहकर लम्हे को रुका, फिर सर झटक कर ऊपर चढ़ता गया। अभी उस पर नज़र रखो, सिर्फ नज़र। वो अंदर आया और बस एक सरसरी नज़र माँ और उसके बॉडी मैन पे डालकर ऊपर चला गया। कुछ देर बाद जब फ्रेश होकर शर्ट और ट्राउज़र्स में मलबूस आरामदेह हुलिये में नीचे आया तो जवाहरात तन्हा बैठी थी। वो अहमर की छोड़ी कुर्सी पे बैठ गया, टांग पे टांग जमाई। आपने कॉल की थी? कोई अहम बात थी? जवाहरात ने मुस्कुराकर उसे देखा। खावर वाले सारे मसले के बहुत दिन बाद वो बलाखिर ज़हनी तौर पे पुरसुकून होता नज़र आ रहा था। जवाहरात ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थपका। हाशिम, शहरी और तुम्हारी डाइवोर्स को 2 साल होने को आए हैं। सादी खावर, वो सारे मसले भी हल हो गए हैं। फारिस भी किस्सा पारीना हो गया। अब आगे बढ़ने का वक्त है, नई ज़िंदगी शुरू करने का वक्त है। आप चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ? वो हल्का सा मुस्कुराया था। बिल्कुल, और अब तुम्हें जल्द फैसला करना होगा। मुझसे मिसेस शाइस्ता ज़की ने कहा है कि उनके बेटे के लिए हारून को पैगाम भिजवाऊं। अगर हारून आप ही के लिए इंटरेस्टेड हुआ तो मिसेस शाइस्ता ज़की बाकायदा प्रपोजल देंगी, लेकिन अगर तुम आबी में दिलचस्पी रखते हो तो कोई फ़ैसला कर लो। वो कहने के साथ नरमी से उसके हाथ को थपक भी रही थी। हाशिम ने गहरी सांस लेकर तने असाब ढीले छोड़ दिए। वो बोला कुछ नहीं, मगर चेहरे पे सब लिखा था। मैं देख सकती हूँ कि आबी के लिए किसी और का प्रपोजल आता देखकर तुम डिस्टर्ब हुए हो, इसलिए फ़ैसला कर लो। हाशिम ने नज़र उठाकर जवाहरात को देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। वाकई अब आगे बढ़ने का वक्त है। सीढ़ियों के ऊपर कमरे के आगे बनी रेलिंग पे खड़े नौशेरवा का हलक तक कड़वा हो गया। आबदार, वहीं आबदार, वो शदीद नाखुश नज़र आने लगा था। उस रोज़ सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। कमरा अदालत में हीटर चल रहा था। जुमर सुर्ख पड़ती नाक के साथ अपनी मेज़ पे बैठी गवाह के बयान को सुनती कागज़ पे कुछ लिख रही थी। उसका चेहरा बुखार की हद्दत से गुलाबी पड़ रहा था। आंखों तले हल्के थे। फारिस काहे बगाए नज़र उठाकर उसको देखता था। वो गो के पहले की तरह पुरसुकून था, मगर उसको देखते हुए आंखों में फिक्रमंदी दर आती थी। ज़रा सा उसकी तरफ झुककर बोला, तबीयत ठीक नहीं थी तो समाहत में ना आती।
अगली तारीख का इंतज़ार कर लेती। सुमर ने मलामती नज़रों से उसे देखा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी रोज़ रोज़ शक्ल देखने का, मगर जो तुम्हारे घर वाले हैं ना, वो बहुत परेशान हैं, चाहते हैं तुम जल्द रिहा हो जाओ। तुम्हारी तो आदत है जेल जाना, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको पड़ता है। फारिस ने सुकून से उसकी बात सुनी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जैसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। सर झटक कर वो कटहरे की तरफ मुतवज्जे हुई। वो मुस्कुराहट दबाए खामोश हो गया। कटहरे में अब की बार एक दरमियानी उम्र की औरत खड़ी थी, सांवला मगर संजीदा चेहरा, नफीस लिबास और उठी हुई गर्दन। उसके सामने खड़ा प्रोसिक्यूटर सवाल कर रहा था। मकतूल यानी आपके शौहर कमरुद्दीन साहब फारिस गाजी का जिक्र आपसे करते थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हियर से सुनी सुनाई बात। जुमर ने बेजाई से आवाज़ बुलंद की, साथ ही जुकाम ज़दा सांस नाक सुकेड़कर अंदर खींची। योर ऑनर, मकतूल की बात की अहमियत से दफ़ा कैसे इनकार कर सकता है? ओवर रूल्ड। जज ने प्रोसिक्यूटर की पूरी तजवीज़ सुनने की जहमत भी ना की और नागवारी से जुमर का एतराज़ रद्द किया। वो शदीद कीना परवर नज़रों से उनको देखती रही। फारिस बार बार एक खामोश नज़र उस पर डालता था। जी, वो अक्सर फारिस गाजी का जिक्र करते थे। अब वो फारिस और उसकी दुश्मनी के मुतल्लिक कोर्ट को आगाह कर रही थी। जुमर सर झुकाए कुछ लिखते हुए सुनती रही। अपनी बारी आने पे वो उठी और उतने ही बुरे मूड के साथ उसके सामने जा खड़ी हुई। मिसेस कमरुद्दीन, मकतूल चंद 2 कानों के मालिक थे, अच्छा खासा पैसा छोड़ कर गए हैं। उनकी मौत के बाद वो पैसा किसको मिला है? वो शरण तकसीम किया गया है। खातून संजीदगी और बुर्दबारी से बोली। चूँकि आपकी कोई औलाद नहीं थी तो वो रकम आपके और मकतूल की बहन के हिस्से में आई होगी। जी हाँ, मकतूल की बहन के शौहर आपके भाई हैं। वो पिछले माह गवाही देने के लिए आए थे। वो मकतूल के साले और बहनोई दोनों हैं। क्या ये दुरुस्त है कि आपकी वट्टे सट्टे की शादी थी? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमरुद्दीन साहब की तमाम प्रॉपर्टी आपको और आपके भाई को मिली है? समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए जुमर ने सादगी से पूछा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर तेज़ी से उठा। सस्टेन्ड। जज साहब ने तनबीह भरी नज़र जुमर पर डाली। मिसेस कमरुद्दीन, वो गहरी सांस लेकर उसकी तरफ घूमी। क्या आपका और कमरुद्दीन साहब का कोई जॉइंट बैंक अकाउंट था? जी है, वो चौंकी थी। और क्या जिन दिनों कमरुद्दीन साहब जेल में थे आपने एक खती रकम निकलवा कर अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी? उसने चंद कागजात बारी बारी जज और प्रोसिक्यूटर के सामने रखे और एक कॉपी गवाह को थमाई। खातून हाथ में पकड़े कागज़ को देखकर खामोश हो गई। मिसेस कमरुद्दीन, क्या ये दुरुस्त है कि जब कमरुद्दीन को उस खतीर रकम के ट्रांसफ़र का इल्म हुआ तो बैंक ऑफिस में बैठे उन्होंने आपके भाई के साथ झगड़ा किया? जी दुरुस्त है, निगाहें झुकाए वो बोली। और उस झगड़े में आपके भाई ने कमरुद्दीन साहब को शदीद बुरा भला कहा और इस झगड़े के 1.5 माह बाद कमरुद्दीन साहब का कत्ल हो गया। क्या ये दुरुस्त है? जी, वो हल्का सा बोली, निगाहें बदस्तूर झुकी थी। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना। वो कोर्ट को एक और सस्पेक्ट देकर आराम से मुड़कर अपनी कुर्सी की तरफ चली आई थी और पहले से बेहतर नज़र आ रही थी। अलबत्ता फारिस ने हल्के से सरगोशी की। प्रोसिक्यूटर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया? जुमर चौंकी। फारिस तीखी नज़रों से प्रोसिक्यूटर को देख रहा था जो सारा वक्त खामोश बैठा रहा था और अब गवाह को री एग्जामाइन करने उठ रहा था। एकदम से जुमर को एहसास हुआ ख़राबी तबीयत के बायस आज उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। मिसेस कमरुद्दीन उसके सामने जा खड़ा हुआ। आपने वो रकम क्यों निकलवाई थी? जुमर अबरू इकट्ठे किए आगे होकर बैठी। खातून खामोश रही। मिसेस कमरुद्दीन, अगर आप जवाब नहीं देंगी तो फाजिल अदालत के सामने आपका और आपके भाई का किरदार मशकूक हो जाएगा। वो रुकी। 1 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस किया गया था। ये रकम उसके इलाज और सर्जरी के लिए निकलवाई थी मैंने। कमरुद्दीन साहब को परेशानी से बचाने के लिए लाइल्म रखा था। मेरा भाई हर लम्हे मेरे साथ रहा था। निगाहें झुकाए वो बोली तो आंखों से आंसू गिरने लगे। सुमन ने कराह कर आंखें मींच ली। प्रोसिक्यूटर अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा रहा था। फिर मुड़कर फातिहाना अंदाज में जुमर को देखा। क्या आप रिक्रॉस करना चाहेंगे गवाह को? नो थैंक्स, वो तल्खी से कहकर कागज़ पर लकीरें खींचने लगी। फारिस ने देखा वो सिर्फ तकूने बना रही थी। आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हो रहा था।
होटल के किचन की वीरान पड़ी पेंट्री के दरवाजे से अंदर जाने के बाद वसी आबदार को राहदारी में आगे ले आया। एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे वो रुका। मिस, आप अपना पर्स, सेल फोन कुछ भी नीचे नहीं ले जा सकती। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर हारून साहब आप पे भी भरोसा नहीं करते। सफ़ेद लंबा स्वेटर पहने और सुर्ख स्कार्फ में मलबूस आबी ने एक चुभती हुई नज़र उस पर डाली और मेज़ पे अपना पर्स उठाया। चाबियाँ, कलम, मोबाइल, लिपस्टिक, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ मेज़ पे गिरा था। अब वो हाथों से अंगूठियाँ उतारने लगी। फंसी शर्मिंदा होकर, नहीं, इसकी खैर है, कहने लगा, मगर आबदार ने उसी खामोशी से अंगूठियाँ मेज़ पे पटकी, कड़ा उतारा, घड़ी खोल कर वहाँ रखी, स्कार्फ तले हाथ डालकर चेन नोच कर उतारी, दोबारा स्कार्फ तले हाथ डाला और अब सर की पिन उतारी, फिर दोनों हाथ उठाए। क्या तुम्हारी तसल्ली हो गई कि अब मैं क्लियर हूँ? और वॉक थ्रू गेट से गुजरी। कोई सायरन नहीं बजा, वो हर धात से पाक थी। फिर मुड़ी और उसी खश्मगी नज़र से फसी को देखते बोली, अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इसका इंटरव्यू नोट करने के लिए नोटबुक और पेन उठा लूँ। कहते हुए अपनी चीज़ों की तरफ इशारा किया। ऑफ कोर्स मिस। आबी ने उसे बुरे मूड से नोटबुक उठाए, सुनहरी पेन उठाया और फिर उसकी तरफ बढ़ाया। इनको भी चेक कर लो ताकि कल को अगर वो भाग जाए तो तुम मुझ पे इल्ज़ाम ना धर सको। लो, चेक कर लो। मैं सिर्फ हुक्म की तामील कर रहा था। आई एम सॉरी। सीने पे हाथ रख के सर को खम देकर बोला और आगे बढ़ गया। आबी कलम और नोटबुक पकड़े उसके पीछे होली। जब सादी यूसुफ को उसके सामने ला बिठाया गया तो वो संजीदा नज़र आ रही थी। सादी भी खामोश मगर अखड़ा अखड़ा सा लगता था। वही सफ़ेद शर्ट पहने जो अब धुल धुल कर बेरंग हो चुकी थी। वो अबरू भींचे उसे देख रहा था, खामोश, बिल्कुल खामोश। फसी आबदार के पीछे आ खड़ा था। मुझे तुम्हारे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में चंद सवाल करने हैं, खुश्क लहजे में कहते हुए उसने नोटबुक खोलकर कलम उस पर जमाया और पीछे से दबाया। निब निकल आई और उसने बुक पे चंद अल्फाज लिखे। फिर उसकी खामोशी महसूस करके सर उठाया। मुझे हाशिम से बात करनी है। यहाँ कोई मेरी उससे बात नहीं करवा रहा। ये कहते हैं उसका फ़ोन ऑफ है। साथ ही एक कटीली नज़र पीछे खड़े फसी पे डाली। आबदार ने गहरी सांस ली और निगाहें उस पर जमाए रखे वो बोली, तुम्हारी सर्जरी के दौरान खून ज़्यादा बह जाने की वजह से तुम क्लिनिकली मर चुके थे। मैं जानना चाहती हूँ कि इस दौरान तुमने क्या महसूस किया? ये लोग मुझे मार देंगे, उसकी आंखों में देखते हुए बेचैनी से मगर ज़ब्त से बोला था। हाशिम को बताओ कि ये मुझे मार देंगे। तुमने क्या देखा? कोई ख्वाब, कोई चेहरा या कोई ऐसा सफ़र जो तुम बयान ना कर सकते हो? तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? वो सुन रही थी। वो अब के बोला तो आवाज़ बुलंद थी, चेहरे पे दुख था। मैं न्यूट्रल हूँ। उसने क्लिक के साथ पेन बंद कर दिया और नोटबुक पे रख कर उसकी तरफ बढ़ाया। 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। मैं मज़ीद तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कुछ याद आ जाए तो इस पे लिख देना और किसी गार्ड को दे देना, वो मुझ तक पहुंचा देगा। फसी आबी की पुश्त पे खड़ा था, उसका चेहरा नहीं देख सकता था। ये अल्फाज कहते हुए आबी ने अबरू से कलम की तरफ इशारा किया, गोया इल्तिजा की कि इसे पकड़ लो। सादी ने लम्हे भर का तामुल किए बगैर कलम और नोटबुक थाम ली, पर बारी बारी उन दोनों के चेहरों को देखा। आबदार संजीदा सी उठ गई। चलो फसी, अगर ज़्यादा देर ठहरी तो मुझे तुम्हारे कैदी पे तरस आ जाएगा, बेनियाजी से कहकर वो बाहर जाने लगी। जब फसी रुका, 1 मिनट, मुझे इसको चेक करने दो। वो सादी की तरफ बढ़ा। आबी मुंजमद हो गई, सांस तक रुक गया। फसी ने सादी के हाथ से नोटबुक ली और उसे खोला, अच्छी तरह खंगाला, सफ़े पलटाए, उनको सूंघा, कोई नादीदा इंक हो शायद। फिर मुतमईन होकर बुक वापस कर दी और बाहर की तरफ बढ़ गया। आबी की जान में जान आए। फसी को उस पर शक नहीं था क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं था जब आबदार अपने किसी मरीज़ को नोटबुक और कलम दे आई थी। फसी उसके साथ कई दफ़ा ऐसा ही मंजर देख चुका था जब मरीज़ बताने से ज़्यादा लिखना पसंद करते थे। बाद में वो फसी को नोटबुक वापस लाने के लिए भेजती थी। अब भी बाहर राहदारी में आगे बढ़ते हुए उसने फसी से कहा था, जब वो मर जाए तो मेरी नोटबुक वापस ले आना। और अंदर अपने खाली कमरे में बैठा सादी दीवानावार नोटबुक के सफ़े पलटा रहा था। वहाँ आबी के नोट करदा चंद NDES लिखे थे। सादी बेकरारी से उन अल्फाज में कुछ तलाश कर रहा था, कोई पैगाम, कोई कोड, जबकि सुनहरी चमकता हुआ पेन लापरवाही से मेज़ पे रखा था।
कसरे कारदार की अनेक्सी में उस रोज़ शोरोगल बरपा था। सदाकत काम ख़त्म करके अपने क्वार्टर में चला जाता था, आज भी बाहर था। हसीना फारिग से लाउंज में चौकी खींच कर बैठी गाहे बगाहे किचन को देखती और इधर उधर टहलती नुदरत भी तो किचन को ही अंगारा आंखों से देख देख कर हौल रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था अनीन को कच्चा चबा जाए। हसीना समेत सबको वहाँ से निकालकर वो ओपन किचन में काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ी खड़ी थी। आस्तीन चढ़ाए, दुपट्टा कसे, बाल बांधे वो किचन को डी कटलर कर रही थी, गंध से पाक। जब नुदरत को मालूम हुआ कि अपना कमरा हनीन ने साफ़ किया था तो काफ़ी खुश हुई, हैरान भी, जताया भी। आज कहाँ से ख्याल आ गया, मगर चलो अच्छा है, उसको भी एहसास हुआ घरदारी का। यहाँ तक ठीक था, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता दराज खुलने पे मालूम हुआ कि आधे से ज़्यादा सामान हनीन बीबी घर से बाहर कर चुकी है तो नुदरत पहले हैरान और फिर गुस्सा हुई। हालांकि हनीन ने काम की कोई चीज़ नहीं फेंकी थी, मगर माँ वाली आदत कि 1970 की दहाई की भी सुइयाँ धागे संभाल कर रखेंगी कि शायद क़यामत से पहले कभी काम आ जाए। चलो यहाँ तक भी ठीक था, मगर जब वो पिछले 2 हफ्तों के दौरान बारी बारी हर कमरा माँ सिवाय जुमर के कमरे के साफ करने लगी तो नुदरत को गुस्सा आने लगा। और आज सुबह जब उसने किचन में कदम रखा, यानी कि इन सबको बाहर निकाला, तो नुदरत जुल्फ़कार खान के लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। हर चीज़ हिला दोगी, फेंक दोगी, वो कैबिनेट क्यों खोल रही हो, उफ, ये मिसालों के डब्बे क्यों निकाल रही हो। वो वहीं उलझे हुए। हना का अपना रोब तो था कि मना कर दिया तो अब किचन में नहीं जाना। बार बार परेशानी से उसे पुकारती, मगर हनीन पुरसुकून थी, घुटनों के बल काउंटर टॉप पे बैठी ऊपरी कैबिनेट से चीज़ें निकाल निकाल कर काउंटर पे रख रही थी। मैं कोई भी काम की चीज़ नहीं फेंकूंगी अम्मी, सिर्फ एक्सपायर्ड मिसाले के पैकेट निकाल रही हूँ। शीशों वाले मिसाले निकाल कर शीशियाँ धो कर सुखा कर वापस डाल दूंगी। अंदर पड़े सारे बर्तन धोने हैं, गंद निकालना है, साफ अखबार बिछाकर हर चीज़ सेट करके रखनी है। हाँ भाई, माँ तो फोड़ है, माँ को तो कुछ आता ही नहीं। 3 बच्चे पाल कर बड़े किए, जॉब भी की, घर भी संभाला, मगर नहीं। पंजों के बल बैठी कैबिनेट पे हाथ रख के मुड़कर नुदरत को देखने लगी। पता है क्या अम्मी, हर औरत के अंदर एक शदीद पॉजेसिव किस्म की रूह होती है। जैसे वो अपनी सास या अपनी बहू की खुद मुख्तारी अपने घर में नहीं बर्दाश्त करती, उसी तरह वो अपनी बेटी की खुद मुख्तारी भी नहीं बर्दाश्त करती। आप माएँ ये तो चाहती हैं कि बेटी बिस्तर से उठे तो चादर दुरुस्त करके उठे, मेहमानों के सामने चाय देने का सलीका आता हो, मुख्तलिफ पकवान बनाना सीख ले, अपना कमरा साफ रखा करे ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें। मगर जब बेटी ने अपनी मर्ज़ी से घर सेट करना चाहा, वहाँ आपकी अंदर की औरत जाग गई। इसीलिए लोगों ने हाउस वाइफ या हाउस कीपर की टर्म बनाई कि सिर्फ घर के साहब की बीवी या घर की नौकरानी ही घर की चीज़ों को रखने और छेड़ने में खुद मुख्तार होती है। मगर अब वो दौर ख़त्म हुआ। आज से अनीन यूसुफ एक नई टर्म ईजाद करती है, होम गर्ल। घर के काम सीखने चाहिए, अगले घर के लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए, हर वो घर जहाँ वो रहे। और अगर हसीना सामने दान नकोस्ती सुन ना रही होती तो नुदरत का हाथ बार बार जूते तक जाकर रुक न जाता। तकरीबन 3 घंटे बाद वो धुले धुलाई किचन के साथ थकन से चूर खड़ी थी। अब किचन कैबिनेट्स अंदर से भी साफ और हजम में थी। सब उसने खुद किया था। ये नौकरानियों के करने के काम नहीं होते। अम्मी की 100 सलवातें सुनकर भी बहरी बनी। क्लटर चैरिटी के बड़े बड़े शॉपर बाहर कूड़े के डब्बे में डाल कर आए। अब बस एक काम रह गया था, अपने बेडरूम की 1-2 दराज़ी उसने छोड़ दी थी उस रोज़। अब उनको निकाल कर लाउंज में ले आई और उनमें से ज़रूरी कचरा और खैरात का सामान अलग अलग करने लगी। अभी वैसे ही बेहाल, बंधे बालों और थके चेहरे के साथ बैठी थी और गोद में रखे पर्स खोल खोल कर देख रही थी। जब बड़े अब्बा अपनी व्हीलचेयर धकेलते करीब में आकर खामोशी से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। वो मगन सी पर्स खाली कर रही थी। ये उसके सारे पर्स थे। दफातन वो रुकी, ठटकी। एक पर्स में से 500 का नोट निकला। उसने खोला तो 50 और 20-20 के नोट थे। एक में चंद सिक्के थे। उसने खुशगवार हैरत से सर उठाया। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पुराने पर्सेस में पैसे पड़े हैं। अजीब इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक नहीं है। अब्बा मुस्कुराए। ये तोहफ़ा है। तोहफ़ा? वो चौंकी।
जब छोटी थी तो सुनती होगी कि दुनिया में सिर्फ इंसान और जानवर लिविंग थिंग्स होते हैं। बड़ी हुई तो पता चला होगा कि पौधे और दरख्त भी जानदार हैं। मगर दीन पढ़ो तो मालूम होता है कि हर पत्थर, हर दीवार सब जानदार हैं। क़यामत के दिन गवाही देंगे ना, ये पत्थर, ये घर, ये जगह कुछ महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तभी गवाही देंगे ना। इसीलिए ज़मीन पे आहिस्ता और तमीज़ से चलना चाहिए। इसीलिए कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और याद है, एक पत्थर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सलाम किया करता था। इसीलिए इन चीज़ों के साए झुके हुए अल्लाह को सजदा कर रहे हैं कि सब लिविंग थिंग्स हैं, तुम्हें देखती हैं, महसूस करती हैं। मुलाहिज़े बरकरों के जब कोई लड़की अपनी अलमारी का, अपने कमरे का ख्याल करती है, उसके अंदर का ज़ायद बोझ निकाल कर उसको हल्का फुल्का और साफ़ करती है, खूबसूरत बनाती है, तो ये अलमारियाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हैं और इनके कोने खुदरों से कोई ना कोई तोहफ़ा निकल आता है। कभी कोई पुरानी खोई हुई चीज़, कभी बरसों के भूले हुए पैसे। इसलिए इन दरो दीवार का, इन चीज़ों का ख्याल रखा करो, ये भी तुमसे प्यार करेंगे। जिन्नात और इंसानों के अलावा बाकी सारी मखलूक बहुत एहसान मानने वाली, बहुत कदर करने वाली है। हनीन ने मुतहिर सी होकर उन पैसों को देखा, फिर अब्बा को। उसके ऊपर जैसे एक नया इंकशाफ हुआ था। उसी ट्रांस की सी कैफियत में वो बोली थी, अब्बा, कोई कहता है लड़कियां खला और चांद तक पहुंच रही हैं, कोई कहता है वो कोर्ट, अस्पताल, फौज हर मैदान को फतह कर रही हैं। अब मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा हो अगर लड़कियाँ अपने घरों के कोनों खुदरों तक भी पहुँच जाएं। अगले घर जाने के लिए नहीं, दूसरों से तारीफ़ सुनने के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए कि सफाई के बगैर ईमान आधा अधूरा होता है, और इसलिए कि फरिश्ते साफ़ जगहों पे आते हैं। जब हमारे घर अंदर से इतने गंदे होंगे, अलमारियों के अंदर दुनिया जहान का गंद सड़ रहा होगा, डस्टबिन कचरे से उबल रहे होंगे, तो क्या फरिश्ते हमारे घरों में आना पसंद करेंगे? वो अब सर झुकाए खुद से बोलती पर्स उल्टा रही थी। एक 5 रुपए का सिक्का गोद में गिरा। वो मुस्कुरा दी। उसको अब जुमर, उसामा या नुदरत की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं थी। उसका घर, उसकी अलमारियाँ, उसके दरो दीवार तो वाकिफ़ थे ना उसकी मेहनत से, वहीं उसको शुक्रिया कह रहे थे। हनीन यूसुफ के लिए यही बहुत था। मुलाकाती हॉल में मामूल का शोर व गल बरपा था। ग्लास बूथ के दोनों तरफ फारिस और जुमर बैठे थे। दरमियान में शीशा था जिसमें नन्हे नन्हे सुराख थे। साथ में कतार में 2 दर्जन बूथ लगे थे। एक तरफ कैदी थे, दूसरी जानिब उनके अजीज़ो अकारब जो उनसे मुलाकात कर रहे थे। वो सर झुकाए संजीदा और खामोश सी बैठी थी। फारिस ने उंगली से शीशा खटखटाया। जुमर ने चौंक कर सर उठाया। वो बगौर उसे देख रहा था। परेशान हो, जुमर ने सर झटका और फाइल खोली। कान के पीछे बाल अड़सते सर झुकाया। वो कह रही थी, प्रोसिक्यूटर ने बहुत से गवाह गिव अप कर दिए हैं। जब वकील चाहते हैं कि कोई केस जल्द से जल्द चले तो वो कम से कम गवाह पेश करते हैं। मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, मगर मैं तुम्हारी गवाही देने से खुश नहीं हूँ। खैर, तुम फैसला कर ही चुके हो तो तुम्हें विटनेस प्रेप करानी है। वक्त कम है। कलाई पे बंधी घड़ी देखी और सर उठाकर फारिस को देखा। जब वो कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब ना देना चाहो तो 4 लफ्ज़ बोल देना। आई डोंट रिकॉल, मुझे याद नहीं। कानूनन ये झूठ नहीं होता। और जब वो तुमसे पूछे कि उस रात तुम कहाँ थे तो कहना, मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि मैं उस रात घर था। अब ये सच है क्योंकि तुम बहुत दफ़ा कह चुके हो कि तुम उस रात घर पे थे। तुम्हारी बहुत दफ़ा कहीं बात सच थी या झूठ, ये अलग बात है। ओके, उसने सर को खम दिया। अब वो उससे सवाल पूछने लगी। फारिस गाजी, क्या आपके और कमरुद्दीन साहब के दरमियान कोई दुश्मनी थी? मुझे याद नहीं, वो पुरसकून सा बोला। क्या आपने कमरुद्दीन को जेल में पीटा था? मुझे याद नहीं। गुड, वो ज़रा सा मुस्कुराई। अब बेहतर नज़र आने लगी थी। क्या आपने कमरुद्दीन को कत्ल करने की धमकी दी थी? नहीं। आप 28 और 29 अगस्त की रात कहाँ थे? जैसा कि मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मैं उस रात घर पे था। तायदी अंदाज में अबरू उठाई। जुमर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। क्या आप पूरी रात घर पे थे? मुझे याद नहीं, वो सुलझे हुए अंदाज में जवाब दे रहा था। जुमर की रंगत वापस आ रही थी। वो कटहरे में खड़े कोई गलत बात नहीं करेगा, इसकी उम्मीद बढ़ने लगी थी। मगर वो फारिस था
उस पे एतबार क्यों नहीं होता था? बिल्कुल, उस पे एतबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो ये था इसका सेकंड पार्ट। आई नो बहुत कम है, बहुत ही कम है, बट ये इतना ही हो सकता था, ठीक है। और मैंने एक दिन में 2 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए और इस वक्त मुझे शदीद नींद आ रही है क्योंकि मैं रात को सोई नहीं थी, मेरा पेपर था और मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है और मुझे अभी नमाज़ भी पढ़नी है। काफ़ी काम करने वाले हैं यार और मुझे नींद भी आ रही है और मेरा गला भी भारी भारी हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। तो होप सो कि आप लोगों को ये नावल बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि सादी को कैसे पता चलेगा कि पेन का उसने इस तरह इस्तेमाल करना है। मतलब उसने दिया है, अब उसके लिए मुश्किल है ना, जाहिर सी बात है। वो बेचारा यही सोचता रहेगा कि शायद उसने कॉपी में कुछ लिखा, शायद उसने अंदर कुछ छुपाया, शायद कुछ ऐसा हो उससे, शायद वो यही कर रहा है ना अपनी तरफ से, तो उसको यही लग रहा होगा और जो मेन चीज़ होगी उस पर उसका फोकस ही नहीं होगा। लेकिन खैर वो सादी है, वो कभी ना कभी जान ही लेगा कुछ ना कुछ। और जहाँ तक फारिस की बात है तो बिल्कुल उस पर भी बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है और वो करेगा। वो जिस तरह का बंदा है वो ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। तो हमें और ज़ुमर को उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक 2 नंबर इंसान है। अभी जाकर, अभी तो खैर नहीं, लेकिन आगे जाकर ये उसका वो तकिया कलाम हो जाएगा। वो उसको बात बात पर कहेगी 2 नंबर इंसान। तो खैर नावल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, अगर इनको सीखे तो इसमें बहुत ज़्यादा सारे सबक हैं। जैसे कि अगर देखा जाए सफाई करते हुए, ये वाली कितनी प्यारी बात थी। मतलब वो अब सारी चीज़ें उसने खुद को मसरूफ़ कर लिया। मतलब एक ऐसी लड़की जो घर में एक रहती थी, उसका पहले वो काम करती थी सारा कुछ, ये वो, अब उसके पेपर्स हो गए हैं, वो फ्री है। तो खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। तो उसके साथ भी अब ऐसा ही है। उसका जो दिमाग है अब वो एक शैतान का घर था, तो उसको उसका वो हाशिम के साथ अट्रैक्ट होना, मतलब हो जाता है, ऐसे हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। तो उसका अट्रैक्ट हो जाना, फिर उससे बात करना, मतलब इस तरह से, फिर उसकी तरफ ज़्यादा वो माइल हो जाना दिल। और फिर जैसे कि चीज़ें बाद में हुई, फिर उसको पता चलना, फिर उसने उधर जाना। उसने वो एक किताब वाली एक स्टोरी बहुत मज़े की अंदर चलती है कि वो उसके पास जाती है, वो उसको बताता है कि देखो जो बीमारी होती है, हम अगर शफायाब भी हो जाए तो हम भूलते थोड़ी हैं कि हम कभी बीमार हुए थे। तो वो भी उसकी बात बहुत प्यारी थी कि सारी सी बात है, जो किसी इंसान से ज़ख़म मिले या कुछ इस तरह का वो भूलता थोड़ी है। बेशक आप शफायाब हो जाए तो उसको भूलना नहीं है, उसको निगलेक्ट करना है, बस उसको इग्नोर करना है, ठीक है। और मैं सच में बताऊँ ना, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप एक जगह पर स्टक हो ना, मतलब एक चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या करना है, आप खुद को डाइवर्ट करो। कुछ ऐसी मसरूफियात ढूंढो जो आपको, आपके माइंड को लगाए रखे किसी काम में, आपको सोचने का मौका ना मिले, आप मसरूफ़ रहो। और मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई अच्छी नेमत ही नहीं है अगर आप मसरूफ़ रहते हो, आप अपने माइंड को डाइवर्ट रखते हो, ठीक है। समटाइम्स हम फजूल हरकतें भी कर जाते हैं, जैसा कि हम लोग अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए कुछ ड्रामास देख लेते हैं, कुछ मूवीज़ देख लेते हैं, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हमारी हॉबीज़ हैं, ठीक है, कर लो, इट्स ओके। रिग्रेट मत करो, मतलब जो कर रहे हो कर लो, बस उस पर रिग्रेट मत करो। जो पछतावा होता है ना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। तो बस एक दफ़ा कर लो, एक दफ़ा उस फेज़ से निकल आओ, बस उस ट्रॉमा से निकल आओ। जो चीज़ तुम लोगों को परेशान कर रही है ना, उस चीज़ से निकल आओ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ सीखी है कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है तो उसको इग्नोर करो, उससे बड़ी कोई मसरूफ़ियत ढूंढो ताकि आप उस चीज़ को इग्नोर कर सको। आपके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब समटाइम्स आपको फील हो रहा होता है कि आपके पास करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा
जिसमें आप लोग अपने आप को मसरूफ़ कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मिल सकती है। फिर भी अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही है तो कोई ऐसा ड्रामा देख लें या कोई ऐसी मूवी देख लें या कुछ इस तरह का कर लें। मतलब आपने ना इन शॉर्ट के अपने आप को मुतमईन रखना है, अपने आप को सही रखना है, अपने आप को मतलब अपने माइंड को ख़राब नहीं होने देना। तो यही हर चीज़ें हैं। ये एक थेरेपी होती है, एक थेरेपी कह लें आप लोग, कि अपने आप को रिलैक्स करने का एक तरीका होता है, अपने आप को डाइवर्ट करने का तरीका होता है। तो कहने का मकसद, बात करने का मकसद ये था कि हनीन ने भी वैसे ही किया। उसने अपने माइंड को अब डाइवर्ट किया है, ठीक है। वो अब उस तरफ आ गई है कि वो अब सफाइयाँ वगैरह कर रही है, चीज़ों को साफ़ कर रही है। उसके पास एक अच्छी एक्टिविटी आ गई है। अब वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, अब वो ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होगी। तो आगे आगे फिर देखते हैं कि हनीन कैसे इस ट्रॉमा से निकलती है। वो बहुत बड़े ट्रॉमा में आई थी जब उसकी दोस्त ने, अलीसा ने उसको कहा था कि किसी के पास भी अगर कोई होती है इंटेलिजेंट या कोई जहानत होती है तो वो उसके लिए शर का होता है, शर का बायस। फिर वो ट्रॉमा में चली गई कि उसने वो गलत किया उसके साथ। लेकिन बाद में उसको फिर पता चला कि वो उसकी वजह से नहीं, वो किसी और वजह से मरा था और उसका मर्डर हुआ था, वो उसने खुदकुशी नहीं की थी। तो समटाइम्स होता ऐसे है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना, स्टोरी वैसी नहीं होती। मतलब हम अपनी तरफ से बहुत कॉन्शियस हो रहे होते हैं, हम लोगों को देख रहे होते हैं। मैंने अक्सर फील किया है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही होती हूँ और मैं देखती हूँ कि अगर मैं उसकी मतलब फिर बाद में मुझे होता है कि यार मुझे पता चल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, लेकिन अगले बंदे ने बॉदर भी नहीं कर रहा होता। मतलब अगर मैं किसी फ्रेंड के पास हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मुझे उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का हुआ है, वैसे तो होता नहीं है, वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा फील होगा या ऐसा सच ये वो, तो अगले बंदे को परवाह ही नहीं होती, उसके लिए भी वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। उसकी और मेंटालिटी होती है, उसका और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना अलग अलग वे होता है, ठीक है, चीज़ों को लेने का, चीज़ों को देखने का। हम जितना चीज़ों को समटाइम्स इम्पोर्टेंस देते हैं वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के काबिल नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर इम्पोर्टेंस या डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इस तरह की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करें, समटाइम्स इग्नोर करें, चिल करें और अपना ख्याल रखें। और ठीक है, मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में मज़ीद अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।